अध्ययन में प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे अशोक बहुत महत्वपूर्ण शासक के तौर पे है और आप सभी जानते हैं कि अशोक का संबंध जो है मौर्य साम्राज्य से है। और एक प्रश्न जो अशोक से आमतौर पे पूछा जाता है वो है अशोक के जो अभिलेख लिखवाए गए। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, बृहत शिलालेख लिखवाए हैं, शिलालेख हैं। पहली बात, बहुत सारी शिलाओं पर अभिलेख लिखवाया है अशोक ने। मैं एक बार आपको दिखाता हूं मानचित्र में, बड़ी बड़ी शिलाओं पे जो है उस समय जो राजकीय आपकी आज्ञाएं होती थी, राजकीय कार्य होते थे, उनके बारे में चर्चा। ये देखिए अशोक का अभिलेख है, ये एक शिला में है। मैं एक बार आपको जूनागढ़ वाला दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हैं पत्थर की बड़ी एकास्म शिला है जिसपे अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा है। ये ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है आपके, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो आपका है, ये अशोक के अभिलेख इसके अंदर रखा होगा आपका। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये आपके अशोक के अभिलेख है, ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा अब अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अशोक ने अभिलेख बहुत सारे लिखवाए हैं जिसमें से शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। आज हम केवल बात करेंगे शिलालेखों की, और शिलालेखों में भी बृहद शिलालेखों की, जो बड़े शिलालेख हैं। आज के सेशन में आप 14 के 14 शिलालेखों को याद करने वाले हैं। जो अशोक के द्वारा 14 शिलालेख बनवाए गए उनको आप सभी मेरे साथ याद करेंगे और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्रम से एक एक करके डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो देखिए खरोष्टी लिपि है आपकी। हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अशोक के, पहली बात देखिए अशोक के क्या है, शिलालेख जो है आपके अभिलेख शिलालेख के तौर पे भी हैं, स्तंभ लेख के तौर पे भी हैं और गुहा लेख के तौर पे भी हैं। ठीक है, शिलालेख में बृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं। आज हम बृहद शिलालेख याद करने वाले हैं। टोटल कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख। टोटल कितने हैं? 14 अभिलेख, 14 बृहद अभिलेख हैं। और ये 14 अभिलेख कहां प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों में प्राप्त हुए हैं। कहां पे प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों में। अब ये 8 स्थान एक बार मैप के थ्रू आप लोग देख लीजिए, 8 स्थानों पे जहां पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इनमें से कुछ ब्राह्मी लिपि से हैं, कुछ आपके खरोष्टी लिपि से हैं। क्या है ब्राह्मी लिपि और क्या है खरोष्टी लिपि, इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखो यहां पर एक जगह है सहबाजगढ़ी। ठीक है, एक अभिलेख तो यहां से मिला है आपका। कहां से मिला है? सहबाजगढ़ी। कहां से मिला है? और ये पड़ता है अभी पाकिस्तान में, सहबाजगढ़ी। ठीक है, एक अभिलेख तो आपका यहां से है, पाकिस्तान से। ठीक, दूसरा अभिलेख है आपका यहीं पर ऊपर एक जगह है मानसेहरा। ये आपका ऊपर यहां पे, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, मानसेहरा। तो 2 अभिलेख तो आपके ये हैं। एक आपका, एक मिनट, हाँ, ये आपका मानसेहरा है और ये आपका सहबाजगढ़ी है। ठीक है, 2 अभिलेख आपके ये हो गए। इसके बाद अगला अभिलेख जो आपका है, हाँ ठीक है, 2 अभिलेख ये हो गए। इसके बाद एक जगह है कलसी। यहां पे देखिए ये है एक जगह कलसी। कलसी कहां पड़ता है? देहरादून उत्तराखंड में। आप लोग लिख सकते हो, ये लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, कलसी कहां पड़ता है? देहरादून में। एक आपका ये है उत्तराखंड में। इसके बाद अगला है गिरनार। गिरनार ये है आपका गुजरात में पड़ता है, गिरनार। यहां पर अभिलेख प्राप्त हुए, बृहद अभिलेख प्राप्त हुए। इसमें अभिलेख ने अपनी बहुत सारी शिक्षाओं को, राजाज्ञाओं को, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारियों को बताते हैं। तो गिरनार आपका जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक है आपका धौली। यहां पे देखिए धौली, धौली भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, धौली का। और यहीं पर है आपका जौगढ़। यहां पे देखिए जौगढ़, जौगढ़ आपका गंजाम क्षेत्र पड़ता है, उड़ीसा में, वहां पे पड़ता है। तो धौली आपका पुरी के पास पड़ता है, धौली आपका पुरी के पास पड़ता है। और गंजाम आपका जो है ये आपका गंजाम जो है, गंजाम क्षेत्र में जौगढ़ पड़ता है। गंजाम क्षेत्र में आपका जो है, गंजाम तट है आपका, जौगढ़ पड़ता है। कौन सा? जौगढ़। इसके बाद 2 आपके और हैं, एक तो यर्रागुड़ी है, ये आपका यर्रागुड़ी। कौन सा है? यर्रागुड़ी। ठीक है, यर्रागुड़ी आपका कुर्नूलू आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? कुर्नूलू आंध्र प्रदेश में। और एक आपका सोपारा है, सोपारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, थाने में। कहां पड़ता है? थाने में, थाने। अब एक बार फिर से एक बार हम स्पष्ट कर लेते हैं। टोटल 8 जगह पे बृहद शिलालेख मिला है। 8 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो आपका मानसेहरा है,
मानसेहरा है, मानसेहरा, इसके बाद सहबाजगढ़ी, फिर है आपका कलसी, कलसी के बाद है गिरनार, गिरनार के बाद है सोपारा, सोपारा के बाद है धौली और जौगढ़, और इसके बाद है यर्रागुड़ी, यर्रागुड़ी के बाद ऊपर हम चलेंगे तो एक और है आपका यहां पर, हाँ लगभग सारे हो गए, हाँ मानसेहरा हो गया, सहबाजगढ़ी हो गया, कलसी हो गया आपका, गिरनार हो गया, सोपारा हो गया, यर्रागुड़ी हो गया, और यहां पे जौगढ़ और धौली हो गया। ये आपके टोटल 8 जगह हैं, 8 जगहों पर ये अभिलेख पाए जाते हैं। एक तो ये याद कर लेना है। 14 बृहत शिलालेख हैं जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब इनमें से जो आपके ऊपर के 2 अभिलेख हैं, ये वाले सहबाजगढ़ी और आपका मानसेहरा, ये जो ऊपर के 2 अभिलेख देख रहे हैं, ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में। ठीक है, अब खरोष्टी लिपि के बारे में यदि थोड़ा सा हम जानना चाहें कि खरोष्टी लिपि की क्या विशेषता होती है, तो खरोष्टी लिपि देखिए आपकी प्राचीनतम लिपि है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ऐसे लिखते हैं इसको। ये दायां हाथ है तो ऐसे करके लिखते हैं, मान लीजिए दाएं। अभी हम लोग ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं एक तरीके, हम तो देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन ब्राह्मी जो होती थी वो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अभी जो हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बोस्टोफ्रेदन थी आपकी लिपि, वो आपकी दाएं से, वो भी खरोष्टी लिपि की तरह ही थी आपकी। वो कहां कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं की ओर, फिर बाएं से दाएं की ओर, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कुछ उनका क्रम ये था। ठीक है, तो चित्रात्मक लिपि थी आपकी वहां पे। यहां पे हम बात करें खरोष्टी लिपि की। ठीक है, खरोष्टी में लिखा हुआ ये आप देख रहे होंगे लेख, कुछ इस तरीके से डायरेक्शंस हैं, इस तरीके से आपकी लिखी गई है। इसके बाद ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो खरोष्टी लिपि आपकी जो है ये आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इसके प्रचलन की देश और कालपरक सीमाएं ब्राह्मी लिपि में अपेक्षा संकुचित रही हैं। बिना किसी प्रतिनिधित्व में लिपि का जन्म दिया गया, देश में इसका लोप हो गया है। ब्राह्मी लिपि जो है ज्यादा क्या हो गई आपकी, क्योंकि बाएं से दाएं लिखा जाता है, इस कारण से लोगों ने जो है खरोष्टी लिपि को छोड़ करके ब्राह्मी लिपि में लिखना चालू कर दिया है। ठीक है, तो एक आपको यह ध्यान रखना है, उर्दू आपकी लगभग खरोष्टी लिपि के जैसे ही लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है आपकी ईरान से सीखी गई, ईरान में अरमाइक लिपि थी, उसी से जो है आपका ये जुड़ता है। ठीक है, अब यहां पे अशोक के हम शिलालेखों के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक बार आपको सारे शिलालेखों के बारे में बताता हूं। यहां पे लिस्ट है कि किस शिलालेख में क्या बात थी, आपको भी ये शिलालेख रट लेने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आता है। पहला शिलालेख, किसी भी पशु का वध न करने का आदेश। पहला शिलालेख रटिए, किसी भी पशु का वध नहीं करने का जो है यहां पे आदेश दिया गया, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, पहले शिलालेख में। ठीक है, पशु वध का निषेध, पशु वध का निषेध किसके द्वारा दिया गया? अशोक के द्वारा। ठीक है, पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में यहां पे बहुत सारे उसने सोशल वर्क किए हैं। दूसरे शिलालेख में उनके बारे में जानकारी मिलती है कि मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए उसने, औषधियों की व्यवस्था कराई वहां पे। इसके बाद उनके कल्याण मार्गों पर वृक्ष लगवाए छायादार, पानी की व्यवस्था की, कुएं खुदवाए उसने, दक्षिण के राज्यों और विदेशी राजाओं का भी उल्लेख किया इसमें। तो दूसरे में आपका साउथ इंडिया के बहुत सारे राज्यों और विदेशी राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। तो दूसरा अभिलेख सोशल वर्क प्लस दक्षिण भारत के बारे में जानकारी कुछ मिलती है। तीसरा अभिलेख जो आपका है, राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक 5वें वर्ष वो धम्म का प्रचार करने के लिए दौरे पर जाएं। तीसरे अभिलेख में धम्म प्रचार के बारे में चर्चा की है, उसने अपना खुद का एक मानवता पर आधारित धम्म प्रारंभ किया था। ठीक है, तो तीसरा अभिलेख आपका क्या है? धम्म प्रचार के लिए। चौथा शिलालेख, चौथा शिलालेख में अशोक ने भेरी गौर के स्थान पे धम्म घोष को अपनाने की बात कही, मतलब कि धम्म घोष को ही उसने सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। पांचवा शिलालेख, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म एवं नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन आपका ये इथिक्स से जुड़ा हुआ है, आपका नैतिकता से। पांचवा शिलालेख। छठा शिलालेख आपका अशोक राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट देते हुए कहता है कि सर्व लोकहित यानी सर्व जन कल्याण से संबंधित प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या किसी स्थान पर दे सकते हैं। मतलब कि कैसे वो अपने आप को सभी जन कल्याणी योजनाओं से जोड़ लेता है, छठवें शिलालेख में जानकारी दी गई है। सातवें शिलालेख में सभी जाति संप्रदाय व व्यक्ति यह सब स्थानों पर रहें क्योंकि वे सभी आत्म संयम और आत्म शुद्धि चाहते हैं। तो ये आपका जो है
जाति, संप्रदाय और व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्मसंयम और आत्मजित चाहते हैं। 8वां शिलालेख, 8वां शिलालेख अशोक के 10वें वर्ष जो है यहां पर बोध गया की यात्रा जो उसने की थी, संबोधि की यात्रा की थी, धम्म यात्रा इसने प्रारंभ की थी, उसके बारे में जानकारी है। 9वां शिलालेख के बारे में दास और सेवक के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करना, जानवरों के प्रति उदारता करना, ब्राह्मण और श्रवण के प्रति उचित व्यवहार करने का आदेश दिया गया है 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में घोषणा की गई है कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव की चर्चा की गई है, ठीक है। और 13वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है, अपराध करने वालों के लिए जो है उनके लिए उनका भी उल्लेख दिया गया, जो अपराध करने वाली जातियां थी उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और 14वां शिलालेख आपका जो है धम्म प्रचार के लिए अशोक ने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर लेख उत्कीर्ण कराए। इसमें अभिलेखों के बारे में ही जानकारी है कि भाई उसने अपने धम्म के प्रचार के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों में विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर लेख उत्कीर्ण कराए, जिसमें धम्म प्रशासन जैसी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अशोक के टोटल क्या है? 14 अभिलेख जो आपके हैं, उससे जुड़ी हुई बातें यहां पर आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत की। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पे और ओपन कर लेता हूं, जो ऊपर लिस्ट दी गई कि कहां पर कौन से अभिलेख पाए गए। यहां पर देखिए, ये कुछ अभिलेख हैं जहां पर प्योर ब्राह्मी लिपि का यूज किया जा रहा है। एक तो आपका कलसी है, ठीक है, कलसी याद रखना है, देहरादून उत्तराखंड में आपका है। दूसरा आपका गिरनार है, ठीक है, गिरनार है। ये दोनों जो आपके हैं, इन अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। किसमें किया गया है? कालपी और गिरनार में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब अशोक के टाइम पीरियड पे मैंने आपको बताया कि अभिलेखों को 3 भागों में बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख में 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होता है। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड़ी और सोपारा। ये मैंने आपको बता दिया, सोपारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो अशोक के अधिकांश काल में जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि से जुड़े हुए थे। खरोष्टी से केवल 2 जुड़े हुए हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये दोनों आपके खरोष्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये खरोष्टी से जुड़े हुए हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। यहां पे खरोष्टी लिपि है। कलसी और गिरनार जो आपके ये 2 हैं, ये आपके जो है किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों आपके ब्राह्मी लिपि से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्पष्ट है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये पूरा का पूरा याद करना है आपको, ठीक है। अभी देखो, मैं लघु लेख बाद में पढ़ाऊंगा। जैसे अशोक का नाम के बारे में जानकारी गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त होती है। हम तो बृहद शिलालेख पढ़ रहे थे, और बृहद शिलालेख हम पूरे के पूरे पढ़ रहे थे, कोई भी हम छोड़ नहीं रहे थे, हम सारे के सारे पढ़ रहे हैं यहां पे, ठीक है, 14 के 14। तो एक बार मैं फिर से अगेन आपका रिवाइज कराता हूं, ठीक है। सभी लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये याद करने यहीं पे सेशन में, सभी लोगों को सेशन में यहीं पे अभी हम साथ में याद करेंगे इसको। देखिए, ये पहला शिलालेख क्या है? पशुवध को पशुवध ना करने का आदेश देता है पहले शिलालेख में। दूसरे में क्या करता है? मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाता है, यानी सोशल वर्क से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़ा होता है। औषधि की व्यवस्था करता है, मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए मार्ग लगवाता है, छायादार वृक्ष लगवाता है, पानी की व्यवस्था लगवाता है, सोशल वर्क, ठीक है, धीरे सी बात है। तीसरे शिलालेख में राजकीय पदाधिकारियों को आदेश देता है कि प्रत्येक 5वें वर्ष वो धम्म के प्रचार पे जाएं। चौथे शिलालेख में अशोक भेरी घोष के हिसाब से धर्म घोष को अपनाने की बात करता है, ठीक है। 5वां शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, धर्म एवं नैतिकता के प्रचार प्रसार का आदेश देता है कि धर्म को और फैलाया जाए। 6ठा शिलालेख में अशोक राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्व लोकहित में कार्य करें, ठीक है, और इससे जुड़े हुए प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय किसी भी स्थान पे दे सकते हैं। 7वां शिलालेख जाति, संप्रदाय, व्यक्ति सब स्थानों पर जो है रहे, क्योंकि आत्मसंयम और आत्मशुद्धि को लेकर के उसने काम किया। 8वां शिलालेख राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि यानी बोध गया की यात्रा की और धम्म यात्राओं को
प्रारंभ किया। 8वें शिलालेख में वर्णन है। 9वें शिलालेख में दास और सेवक के प्रति शिष्टाचार के अनुपालन की बात की गई है। जानवरों के प्रति जो है उदारता की बात की गई है। ब्राह्मण और श्रवण के प्रति उचित व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। 10वें शिलालेख में यश और कीर्ति के लिए नैतिकता की बात की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या दी गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव की चर्चा की गई है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है यहां पर, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और 14वें शिलालेख में धम्म प्रचार हेतु अशोक अपने विशाल साम्राज्य को विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर लेख उत्कीर्ण करवाता है। यानी आपका जो 14वां शिलालेख है इसमें शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, 14वें में ही शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अशोक से जुड़े हुए अभिलेख हैं, बृहत अभिलेख, 14 अभिलेख हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी इन 14 के 14 को याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 14 अभिलेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इनके बारे में जानकारी है। सहबाजगढ़ी और मानसेरा किससे जुड़े हुए हैं? ये अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि आपके दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इनमें खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी है जो कि ईरान के अरमाइक लिपि से ली गई है। और धौली और जौगढ़ के शिलालेख हैं, इनको पृथक कलिंगा प्रज्ञापन कहा जाता है। पृथक कलिंगा प्रज्ञापन का मतलब है जहां से कलिंग के बारे में अलग से जानकारी मिलती है। तो इस शिलालेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार अशोक नगर व्यवहारिकों को उदार और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने का आदेश देता है। मतलब कि अशोक एक न्यायप्रिय शासक के तौर पे यहां पे स्टैब्लिश रहता है। तो ये आपका जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अशोक का क्या है, आपका अभिलेख, ठीक है, जिसमें से शिलालेख, बृहत शिलालेख के बारे में हमारी डिटेल से चर्चा हो गई। अब इसको याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार सुन लीजिए, निश्चित तौर पे अशोक के शिलालेख, ये 14 के 14 शिलालेख आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो